नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो किसी महाकाव्य या सिनेमैटिक एपिक से बिल्कुल कम नहीं है। आज बात होगी एक ऐसे अद्वितीय योद्धा और रणनीतिकार की जिन्होंने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष देखिए केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये बुद्धि, बेमिसाल रणनीति और स्वराज्य के एक अटूट विश्वास की पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शस्त्र, एक अस्त्र, शूरवीर छत्रपति, सुनकर ही एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है ना। ये शब्द महज किसी गीत के बोल नहीं हैं। ये उस आग को दर्शाते हैं जिसने एक पूरे सोए हुए समाज को झकझोर कर जगा दिया था। ये उस 17वीं सेंचुरी की अत्यंत कठिन स्थिति का प्रतीक है, जब गुलामी के अंधेरे में एक आशा की किरणोदय हो रही थी। आइए जरा 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी के भारत की कल्पना करते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, क्रूर मुगल और दक्कन सल्तनतों का अत्याचार अपने चरम पर था। मंदिर तोड़े जा रहे थे और आम लोगों पर जजिया जैसा धार्मिक कर थोपा जा रहा था। जनता एक तरह से स्वशासन या स्वराज्य का मतलब ही भूल चुकी थी। ऐसे माहौल में एक सोचे समझे और मजबूत नेता का आना कितना जरूरी था, ये हम बखूबी समझ सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है उनका जीवन संघर्ष। 1630 में शिवनेरी किले में उनका जन्म हुआ। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि महज 16 साल की उम्र में 1646 में उन्होंने तोरणा किला जीत लिया। सोचिए, 16 साल की उम्र, और देखते ही देखते 1648 तक पुरंदर, कोंडाना और चाकन पर भी अधिकार कर लिया। इतनी कम उम्र में एक ऐसी तेज रफ्तार जो आगे चलकर एक तूफान बनने वाली थी। 2,50,000 रुपए, जी हां, 2,50,000, वो भी उस जमाने में। ये वो विशाल रकम है जो क्रूर सेनापति अफजल खान हर महीने यहां के गरीब किसानों से जबरदस्ती वसूल रहा था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, शिवाजी महाराज को खुले युद्ध के लिए उकसाना और लोगों में आतंक फैलाना। और दोस्तों, यहीं से बनती है उनके पहले सबसे बड़े संघर्ष की रूपरेखा। अब ये टक्कर देखिए, बिल्कुल डेविड और गोलायत जैसी थी। एक तरफ था अफजल खान, जो करीब 7.5 फुट लंबा, विशालकाय शरीर और बड़ी सेना के साथ खुले मैदान में लड़ना चाहता था। दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज, लगभग 5.5 फुट के। लेकिन उन्होंने शक्ति की जगह बुद्धि का इस्तेमाल किया। कपड़ों के नीचे एक लोहे का कवच पहना और हाथ में छुपाया बाघ नख यानी टाइगर क्लॉज। यह सीधा सा प्रमाण है कि रणनीति हमेशा शारीरिक आकार से बड़ी होती है। नवंबर 1659, प्रतापगढ़ के घने जंगल। मुलाकात के लिए एक ऐसी जगह तय की गई जो पूरी तरह तटस्थ हो। शर्त यह थी कि दोनों तरफ से सिर्फ 4 लोग ही अंदर जाएंगे। लेकिन महाराज का इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी गुप्तचर प्रणाली इतनी तगड़ी थी कि उनके खास दूत गोपीनाथ पंत ने पहले ही पता लगा लिया था कि अफजल खान धोखा देने के इरादे से ही आ रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी थी। और फिर आता है कहानी का वो सबसे रोमांचक पल, अफजल खान वध। जैसे ही तंबू में मुलाकात हुई, अफजल खान ने गले मिलने के बहाने महाराज की गर्दन दबाई और खंजर से जानलेवा वार किया। लेकिन वहीं लोहे के कवच ने उन्हें बचा लिया। अगले ही सेकंड में महाराज ने छुपे हुए बाघ नख से अफजल खान का पेट चीर दिया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे भगवान नरसिम्हा ने हिरण्यकशिपु का वध किया हो। जब अफजल के साथी सैयद बंदा ने हमला किया, तब जीवा महाला ने हवाई रफ्तार से अपनी तलवार चलाकर उसके हाथ ही काट दिए। क्या कमाल की चतुराई थी ये। 3,000। जैसे ही अफजल खान मारा गया, वहां कोयना घाटी के घने जंगल में छुपे मराठा सैनिकों ने ऐसी जबरदस्त छापामार लड़ाई शुरू की कि आदिलशाही फौज के 3,000 सैनिक वहीं मारे गए। इस एक झटके ने पूरे दक्कन में भूचाल ला दिया। महाराज ने सारी दुनिया को साबित कर दिया कि दिमाग के बल पर किसी भी विशाल दुश्मन को आसानी से धूल चटाई जा सकती है। लेकिन रणनीति का सिलसिला यहां रुकने वाला कहाँ था? जरा पन्हाला किले की घटना को ही ले लीजिए। सिद्दी जौहर ने किले पर लंबा घेरा डाल रखा था। बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। तभी एक ऐसी चतुर चाल चली गई जिसने सबको हैरान कर दिया। शिवा काशीद, जो महाराज के नाई थे और बिल्कुल उनकी तरह दिखते थे, उन्होंने खुद को शिवाजी महाराज की तरह सजाया और दुश्मन के पास चले गए। उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी ताकि असली महाराज को सुरक्षित निकलने का वो कीमती वक्त मिल सके। ये बलिदान याद रखने लायक है। और बलिदान की ऐसी ही एक और गाथा पवनखिंड में लिखी गई। बाजी प्रभु देशपांडे और उनके साथ महज 300, जी हां, सिर्फ 300 मराठा सैनिकों ने सिद्दी जौहर की हजारों की फौज को घाटी में आगे बढ़ने से रोके रखा।
उनका शरीर तीरों और तलवारों से छलनी हो गया था, पर उन्होंने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक विशालगढ़ से महाराज के सुरक्षित पहुंचने की तोपों की आवाज नहीं सुन ली। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1663। मुगलों के साथ संघर्ष का ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। लाल महल में औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान आराम से रुका था। महाराज ने रात के अंधेरे में सिर्फ 400 लोगों के साथ एक ऐसा साहसिक हमला किया कि शाइस्ता खान डर के मारे खिड़की से कूद के भाग निकला, और इस भागदौड़ में उसने अपनी 3 उंगलियां गंवा दी। दुश्मन को छापामार युद्ध से पूरी तरह बौखला देने का ये एक परफेक्ट उदाहरण है। 1 करोड़ रुपए, यानी उस समय के 10 मिलियन रुपीज। देखिए, स्वराज्य का विशाल सपना सिर्फ तलवारों के बल पर पूरा नहीं हो सकता। एक मजबूत प्रशासन और आर्थिक ताकत भी चाहिए। सूरत पर जो रणनीतिक रेड की गई, उससे लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई। इस धन ने मराठा सेना को और इस नए स्वराज्य के निर्माण की नींव को बेहद मजबूत कर दिया। सही नेतृत्व दरअसल वही है जो वक्त आने पर 2 कदम पीछे हटना भी जानता हो। 1665 की पुरंदर की संधि बिल्कुल यही दर्शाती है। जयसिंह के खतरनाक घेरे से आम जनता और मासूमों की जान बचाने के लिए महाराज ने अपने कई किले वापस किए और एक समझौता किया। और दोस्तों, इसी समझौते के चलते आगे चलकर उन्हें औरंगजेब के दरबार में आगरा जाना पड़ा। आगरा से निकलना इतिहास के सबसे प्रेरक और हैरानअंगेज प्रसंगों में से एक, एकदम किसी थ्रिलर की तरह। इसे क्रम में समझते हैं। स्टेप 1, पहले सीवियर बीमारी का बहाना बनाया गया। स्टेप 2, फिर साधु संतों का आशीर्वाद लेने के नाम पर फलों और मिठाइयों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू किया। और आखिरी स्टेप, जब पहरेदार रोज उन टोकरियों की जांच करके थक गए और लापरवाह हो गए, तब एक दिन महाराज और उनके पुत्र संभाजी उन्हीं टोकरियों में बैठकर पहरेदारों की नाक के नीचे से फरार हो गए। जादू जादू हो गया, शिवाजी गायब हो गए। ये शब्द औरंगजेब की नाकामी और उसके आश्चर्य को साफ बयान करते हैं। मुगल दरबार को समझ ही नहीं आया कि शिवाजी हवा में उड़ गए या जमीन उन्हें खा गई। एक पूरी तरह से कड़ी नजरबंदी में से बिना एक बूंद खून बहाए निकल जाना, ये मुगलों की सबसे बड़ी हार थी और महाराज के तेज दिमाग का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन दोस्तों, इस कड़ी में कुछ ऐसी क्षतियां भी हुईं जो हमेशा के लिए दिल चीर देती हैं। गढ़ आला पर सिंह गिला, यानी किला तो हाथ आ गया पर हमारा शेर चला गया। कोंढाना किला जीतने के लिए उनके बचपन के दोस्त तानाजी मालुसरे ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इन्हीं अनमोल बलिदानों और आंसुओं से स्वराज्य की ऐतिहासिक नींव मजबूत हुई थी। अब तक हमने लड़ाई और रणनीति की बात की, पर महाराज का व्यक्तित्व सिर्फ तलवार तक सीमित नहीं था। वो एक कमाल के प्रशासक थे। उन्होंने अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों का एक कुशल मंडल बनाया, एक बेहद तेज समुद्री सेना नेवी खड़ी की, धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल रखी, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं का सर्वोच्च सम्मान। जब कल्याण के सूबेदार की बहू बंदी बनकर आई तो उन्हें मां समान बताकर पूरे आदर के साथ वापस भेज दिया गया। ये है एक सच्चे और आदर्श शासन की पहचान। और इन सारे युद्धों, संघर्षों और नीतियों का अंतिम खूबसूरत नतीजा क्या था? हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। 6 जून 1674 को रायगढ़ में आधिकारिक रूप से उनका राज्याभिषेक हुआ। एक ऐसी स्वतंत्र शासन व्यवस्था जहां अपनी संस्कृति पर गर्व किया जाता है, किंतु सभी धर्मों और विश्वासों का उतना ही आदर होता है। एक आजीवन देखा गया सपना आखिरकार हकीकत बन गया, और यहीं से मराठा साम्राज्य की एक अटूट नींव रखी गई। तो इस पूरी चर्चा के अंत में जहन में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर कैसे एक अकेले नेता ने अपनी छापामार युद्ध बुद्धि, कभी न टूटने वाली नैतिकता और ऐतिहासिक रणनीति के बल पर पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास और भविष्य बदल कर रख दिया? ये वो विरासत है दोस्तों, जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमें रास्ता दिखाती है और आगे भी दिखाती रहेगी।